you know जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? कंपनी अकाउंट. बट बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपनी अकाउंट्स डायरेक्टली. पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में. जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, हम उसकी बात करने जा रहे हैं. चैप्टर 10 है इसका नाम, और कंपनी अकाउंट्स. ठीक है ना? चलते हैं, शुरू करते हैं आगे. सबसे पहला सवाल जनरेट होता है बेटा, दिमाग में आता है जो, वो क्या होता है? व्हाट इज अ कंपनी? व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी होती क्या है? किसे हम कंपनी का नाम देते हैं? नाम क्या है? कंपनी किसे बोलते हैं? ठीक है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबसे पहले यही जनरेट होता है. अजीब अजीब बातें करते हैं लोग. कहते हैं, कोई उठा के सेक्शन 2 की डेफिनेशन उठा के ले देता, कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन लिखी है वो उठा के सुनाएगा. कोई कहेगा इस ऑथर ने ऐसे डिफाइन किया. ज्यादातर फेमस भाई साहब यही है ना? क्या? LH हैने. ठीक है ना? इसकी डेफिनेशन उठा के लगेंगे चिल्लाने. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन बोल डालेंगे. बट बेसिकली ये आपने फीचर्स तो डिफाइन कर दिया, थोड़ा सा इसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर दो तो कोई बात चलेगी. कोई दिक्कत है क्या? नहीं. एज इट इज रट्टा मारने से अच्छा एग्जाम में अगर मान लो, वैसे तो अकाउंट्स में थ्योरी नहीं पूछी जाती इतनी, सब स्पेसिफिक थ्योरी, जनरल थ्योरी से ही काम चलता है. बट स्टिल अगर पूछी भी जाती है तो क्या आप एज इट इज जैसे हैने साहब ने डिफाइन किया वही बोलोगे आप? अगर आप इनकी बोली हुई बात को एज इट इज लिख दोगे तो क्या आप एग्जामिनर को अनपढ़ समझ रहे हो? उसने नहीं पढ़ा है. वो चाहता है कि आपने थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखना है, सेम एज इट इज नहीं चिपका के लाना है. बेसिकली हमारे लिए तो इतना मैटर नहीं करता. कंपनी लॉ जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा उसमें देख लेना, थोड़ा सा ध्यान देना, डेफिनेशन थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना रहेगा. हमारे लिए अगर जानना है कि व्हाट इज कंपनी, तो वी डायरेक्टली डिस्कस अबाउट व्हाट. किसकी बात करेंगे हम? डायरेक्ट फीचर्स ऑफ द कंपनी. किसकी बात करेंगे बेटा? फीचर्स क्या होते हैं कंपनी में, क्या क्या फीचर्स होते हैं. ठीक है. तो फीचर्स क्या है कंपनी के, उसकी बात करते हैं. फीचर्स में सबसे पहला फीचर, ध्यान से देखिए, मैं मॉड्यूल से ले चलूंगा और 2-3 बातें और लिखाऊंगा, तो आपको केवल हेडिंग लिखनी है, ना कि इसमें डिटेल में चले जाना है. सेलिएंट फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या दिखता है? देखिए ध्यान से. लिखता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. बेसिकली यहां पे एसोसिएशन की बात करोगे तो एसोसिएशन ऑफ व्हाट? ऑफ. ठीक है ना? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस. अब एसोसिएशन का मतलब क्या होता है दोस्त? ग्रुप. हाँ है ना? पर्संस का एसोसिएशन. अच्छा, एसोसिएशन कोई एक बंदा अकेले बना लेता है? कितने लोग रिक्वायर्ड होते हैं एसोसिएशन के लिए? 2 या 2 से ज्यादा. तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए ना एसोसिएशन बनाने के लिए. तो दैट इज द रीजन यहां पे बोला गया कंपनी को आपको एसोसिएशन, क्योंकि कंपनी कोई एक बंदा नहीं बना सकता. ठीक है ना? डोंट गो विद एक्सेप्शनल केस. ओपीसी की बात नहीं कर रहे हम, ओपीसी एक्सेप्शनल में आता है बेटा. ठीक है. अभी कल को ये बोल देना सर को तो पता नहीं ओपीसी की भी होता है. नहीं, ऐसी बात नहीं कर. ओपीसी खुद एक एक्सेप्शन है. ठीक है ना? उसकी बात नहीं करेंगे, उसको साइड कर देना. एसोसिएशन एक बंदे की कंपनी नहीं होती, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे. लेकिन मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है. वर्ड ये जो है ना, ये ज्यादा जरूरी है. व्हाट इज दैट? इनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड मींस रजिस्टर्ड. इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड एसोसिएशन. तो रजिस्ट्रेशन कहां पे होना है? रजिस्ट्रेशन देखो ध्यान से, या तो आप किसी कंपनीज एक्ट में, मैं किसी कंपनीज एक्ट क्यों बोल रहा हूं, या तो आप करेंट 2013 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, या पहले से ही रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट में, चलेगा. या तो आप स्पेशल किसी पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो. जैसे आपका मान लो कि LIC ऑफ इंडिया का नाम ले लो, रजिस्टर्ड अंडर LIC ऑफ इंडिया एक्ट, SBI एक्ट, RBI एक्ट. तो ये जो स्पेशल एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. बट हम जो बात कर रहे हैं, हम जनरली किसकी बात कर रहे हैं? उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती हैं. इस चैप्टर में हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम किसकी बात करेंगे? जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होंगी. बाकी कंपनीज की हम खास बात यहां पे नहीं करेंगे. ठीक है ना? तो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है या कंपलसरी है?
कैसे कंपल्सरी है सर? मैं ही नहीं कह रहा, यहां पे लाइन पढ़ लीजिए, विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है ना? बोलो बोलो बेटा। अब इसने पहले ही पॉइंट में दूसरा पॉइंट भी यहां पे इंक्लूड कर दिया जो आपको अलग से मेंशन करना है। क्या? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। के लॉ नहीं यार, लॉ नहीं, लॉ, LAW, लॉ, ऑ करके बोलो ना, लॉ, है ना? लो करके नहीं बोलो, लो कुछ नहीं होता। अभी बच्चे अजीब अजीब बातें करते, कुछ बच्चे मैसेज करके पूछते लो की क्लास है। अच्छा, बोलने में तो चलो मान सकता हूं, हरियाणवी टच है, हो सकता है, लेकिन लिखने में LOW, लिटरली, अरे मैंने देखे मैसेजेस तभी बता रहा हूं। ठीक है, हरियाणवी टेस्ट से चलो लो निकल जाता, कई बार ऐसा होता फ्लो फ्लो में आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट लिखने में कौन सा टच हरियाणवी? इंग्लिश भी अब वहां भी आएगा कि हम बोलेंगे लो तो हम लिखेंगे भी लो? नहीं। ठीक है, तो LAW, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है बेटा? पर्सन वो जिसको किसने बनाया? लॉ ने बनाया। याद रखना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। किसके नजर में? लॉ की नजर में इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी होती है, ये मेंबर्स के नाम से जाना पहचाना नहीं जाता। ठीक है, एंड दैट इज वाई नेक्स्ट कंडीशन कम्स हियर। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई दो पर्संस की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, तो कंपनी भी क्या है? पर्सन है, और कंपनी अगर पर्सन है तो उसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होगी, और अलग आइडेंटिटी मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। यानी इन द आई ऑफ लॉ कंपनी इज ट्रीटेड जस्ट लाइक अनदर पर्सन। हाँ या ना? बोलो। मेंबर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशन, कंपनी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बोथ आर सेपरेट थिंग्स। हाँ या ना? मेंबर्स के अपने एसेट्स लायबिलिटी होंगी, कंपनी की अपनी एसेट लायबिलिटी होगी, ये हमेशा याद रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी अप्लाई होता है। यहां पे तुम जब लॉ पढ़ोगे तो केस पढ़ाया जाएगा तुम्हें, क्या? सलमन वर्सेस सलमन एंड कंपनी लिमिटेड। याद है क्या? आपने कंपनी लॉ पढ़ लिया क्या? अरे वाह, फिर तो क्वेश्चन बनता है यार। सलमन वर्सेस सलमन कंपनी लॉ, कंपनी लिमिटेड में क्या केस था बेटा? आर्यन बताओ। याद नहीं है, चलो तुम तो लॉ ही पढ़ रहे थे ना कल, तो बोल रहे हो, बताओ, चलो बोलो बोलो। शायद या कंफर्म? पहले ये बताओ। जस्ट डिलीट द वर्ड शायद, मतलब आप कभी भी जवाब देने जा रहे हो शायद वर्ड के साथ शुरू करोगे, मैं जवाब ही नहीं सुनूंगा। अरे जब तुझे खुद कंफर्मेशन नहीं है तो तू छोड़ना, फालतू बातें क्यों करनी हमें? बताओ मैडम। नहीं पता? बोल भाई। इतना बोलने के लिए गर्दन ऊपर से खींच खींच के आ रहा था, मैं सोचा जवाब देना है, तभी ऐसे बार बार ऊपर उठ रहा है। बोलिए। एक इंसान, वो सलमान था, सलमान। अभी देखो क्या केस था ये ना, ये बंदा जूते का बिजनेस करता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में, सलमान, है ना? और कैसे जूते मारे इसने दुनिया को, देखो देखो इसने क्या किया ना, इसने बड़ा सही फायदा उठाया कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी का। देखो क्या हुआ ना, सेपरेट, इसने क्या किया, अपना बिजनेस जो था सोल प्रोप्राइटरशिप का, सलमान ने कन्वर्ट कर दिया एक पब्लिक कंपनी में। नाउ व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेंबरशिप इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी? 7 लोग चाहिए। 7 लोग कहां से लाया? घर से। ठीक है ना? देखो एक तो खुद है ना, हाँ एक ही बीवी होगी, और क्या? एक बीवी कह रहा एक बीवी, एक ही बीवी होगी, और क्या है ना? और बाकी जो बचे वो बच्चे भी थे 5, तो कोई भी हो बच्चे ही होंगे। अबे जेंडर बायस्ड, 4 बेटे 1 बेटी बोलो। अरे मैं उनको भी बेटा ही बोलूंगा, बोलो तुम्हें क्या, बाद में सब मिलके इसको कूट देना बढ़िया से, ठीक है? पक्का ना? मारेंगे भी, सच्ची बता रहा हूं सब। हाँ बढ़िया, गुड, पीठ जरूर देना। अबे तुम लोग नहीं, बे तुम थोड़ी ना बेटियां हो, बेटियों को बोल रहा था पीटने के लिए, ये नालायक जेंडर बायस्ड हो रहा है। ठीक है चलो, ओके चलो, कोई इश्यू नहीं। तो 7 लोगों की कंपनी आ गई। अब तुम्हें भी लग रहा है कि ऐसी कंपनी कितनी देर तक जाएगी, तुम्हें पता चल गया होगा। तो ये कंपनी ज्यादा दूर तक गई नहीं, बर्बाद हो गई। लेकिन सलमान बड़ा चालू था, अपने जो एसेट्स से कंपनी को बेचे थे, इसने क्या किया था, उसमें डिबेंचर्स भी इश्यू किए थे इसने अपने आप को।
1 पाउंड का 1 शेयर था, और अराउंड जहां तक मुझे याद आ रहा है, डेटा का मैटर नहीं है, कैश केस स्टडीज में डेटा मैटर नहीं करता, डेटा यू कैन चेंज, यू कैन कन्वर्ट द डेटा अमाउंट जो है वो रुपीज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ABC लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सलमान का नाम बदल देना। तो 20,000 शायद जहां तक मुझे याद है 20,000 शेयर्स लिए थे, और बाकी जो था समथिंग 18 या 19,000 इसको पाउंड के इसने डिबेंचर ले ली थी। और डिबेंचर क्या होते हैं बेटा? फ्लोटिंग चार्ज, सिक्योर्ड होते हैं। अब गड़बड़ क्या हो गया? गड़बड़ हुआ, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, लिक्विडेशन हो गया कंपनी का। जब कंपनी वाइंडिंग अप पे गई तो बवाल हो गया, इसके पास इतने भी एसेट नहीं थे, डिबेंचर होल्डर यानी खुद का पेमेंट कर पाए। तो जितने भी एसेट्स थे इस कंपनी के, ये सारे खुद ही ले जाएगा, क्योंकि पहले पेमेंट किसका जाएगा? सिक्योर्ड का। सिक्योर्ड कौन था? डिबेंचर होल्डर। तो सारा पैसा खुद को दे दिया इसने। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने बवाल काट दिया, उन्होंने कहा ये सॉलोमन, इसी की तो कंपनी है, पूरा परिवार बैठा पड़ा उसमें, तो ये खुद को क्यों पेमेंट करेगा? पहले तो हमें पेमेंट मिलना चाहिए। तो जज ने बोला बेटे तू गलत जगह से लॉ पढ़ के आया है ना, गलत लॉ पढ़ के आया है। हालांकि इंडियन लॉ नहीं था वो, इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश केस था, लेकिन फिर भी बात वहां भी सेम ही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे यहां का भी लॉ बनाया था, और वो अभी भी वही चल रहा है, वही प्रोविजन सही भी है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी का कोई मालिक नहीं होता, तो कंपनी की लायबिलिटी थी वो डिबेंचर, सॉलोमन की नहीं थी। सॉलोमन सिक्योर्ड डिबेंचर था, इसलिए उसको पेमेंट मिलना जायज है। वहां से रोते हुए घर आए, तो दैट वाज द केस। यानी इन द आई ऑफ लॉ पर्सन से कोई मतलब नहीं होता, पर्सन अलग है और कंपनी क्या है? अलग है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट यहां यही कहता है, ठीक है बेटा? बोलो, कंपनी के ऊपर सूट फाइल हो जाएगा, कंपनी दूसरे के ऊपर सूट फाइल कर सकती है अपने इंडिपेंडेंट नेम से, ठीक है? तो ये नहीं कहेंगे कि कंपनी का अपना अस्तित्व नहीं है। इन द आई ऑफ लॉ से क्या बोला जाता है? पर्सन। लेकिन इसके साथ मैं पॉइंट नंबर कनेक्ट करूंगा, पॉइंट नंबर 7। कंपनी इज अ पर्सन बट नॉट अ सिटीजन। आर यू अ पर्सन? पर्सन हो तुम? पर्सन है भाई तू? इंसान है तू? इतना डाउट है? नहीं है ना? तो अगर तू इंसान है तो बता, क्या तू सिटीजन भी है देश का? कैसे साबित करेगा कि तू इस देश का सिटीजन है? हाँ, वोटर आईडी कार्ड है, और है तेरे पास वोटर आईडी, और आधार कार्ड है, और हाँ वो भी है, तो पैदा हुआ होगा, सही कह रहा है ना? कंपनी भी पैदा होती, नालायक, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मतलब तुम एक नेचुरल पर्सन हो, सबसे पहला तो यही है, इंसान हो। सिटीजनशिप के लिए सबसे पहली बात देखो, याद रखना, सिटीजनशिप के लिए पहली कंडीशन यही होती है, क्या है ना? हालांकि कंपनी, देखो कंपनी क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ है, बट इसका एग्जिस्टेंस केवल कहां होता है? ऑन पेपर होता है। कंपनी क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है बेटा? तू फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है? हाथ है, दोनों हाथ ऊपर कर। हाँ देखो दोनों हाथ है इसके, ठीक है? कंपनी के हाथ ऊपर करवा। है कोई कंपनी? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के दोनों हाथ ऊपर करवा, पॉसिबल है कंपनी के दोनों? अरे कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो क्या होता कंपनी का? सर कंपनी ऑन रिकॉर्ड अपीयर होती है, इन द आई ऑफ लॉ से पेपर में बोला जाता है कि कंपनी एक पर्सन है, ठीक है ना? इट डजंट एंजॉय सिटीजनशिप राइट। जैसे कि मेरे भाई ने गिना दिया, क्या वोट डालता है वो, फर्जी सही वोट डालता होगा, ठीक है? दूसरा क्या बोला? आधार कार्ड है सर मेरा, ठीक है सर। उसके बाद मैं ना और भी कई तरीके से बेनिफिट उठाता हूं यहां पे इस देश में, हाँ या ना? बोलो, जो कंपनी को ये फायदे नहीं मिलते वो केवल एक सिटीजन को मिल सकते हैं, हाँ या ना? क्लियर? तो कंपनी तो है बट सिटीजनशिप राइट्स नहीं होते, इसको ड्यूटीज नहीं होती है, ये नेचुरल सिटीजन नहीं है कंपनी सिटीजन है ही नहीं। पर्सन तो है, सिटीजन नहीं है। क्लियर? पक्की बात? आगे बढ़ते। नेक्स्ट जो है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब एग्जिस्टेंस से होता है, और परपेचुअल का मीनिंग बताओ, बोलो अंग्रेजों, क्या होता है? पहले से। अच्छा, बाद से नहीं, कंटिन्यूअस, है ना?
पहले से मतलब कंटिन्यूअस, आगे नहीं, पहले से चल के आ रहा है, अभी बैठ गया तो कोई ना। होता है बेटा, कई बार सर्वर डाउन होता है, दिमाग के जो तार होते हैं ना इधर उधर हिलते रहते हैं, तो कुछ भी लगता है कि हमने जो बोला सही बोला। अभी भी नहीं मान रहा है कि पहले से नहीं, पहले से हो या ठीक है, लेकिन वो नहीं बोलना अपने को। अरे पहले से हो नहीं भी होती कंपनी, आज अभी नई कंपनी बनी तो क्या उसका परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगा? परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, जो आगे लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करेगी। कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, लिखा जाता है ना, कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, हाँ या ना? मतलब मेंबर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कंपनी के लाइफ को डिसाइड नहीं करती। वैसे बताओ, भारत देश में एक नॉर्मल इंसान की, जो इंसान होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज? 62 80 लगा लो, ठीक है ना। कुछ लोग ओवर टाइम कर लेते हैं ना, अब 100 के पार भी निकल लेते हैं, कुछ लोग ओवर टाइम करके जाते हैं, है ना। उनको भगवान का कई बार मिस्ड कॉल आता है लेकिन वो उठाते नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट में फिर वही, जैसे एमडीएच वाले अपने चाचा थे, है ना, वो तो भाई साहब सचिन तेंदुलकर का भाई निकला, है ना। सेंचुरी मारने से एक रन पहले ही आउट हो गया, 99 पे निकला था ना, शायद 99 पे आउट हुआ था ना, तो बट सचिन तेंदुलकर का भाई निकल, हाँ मिल्खा सिंह 99 में। नहीं ठीक है, तो मतलब समझो ध्यान से, हालांकि जो लोग एमडीएच मसाले खाते वो 50 साल में भी नहीं टिक पाएंगे, है ना। इतने मसाले खाने वाले वो कभी टिकते नहीं इतना लंबा, वो बंदा खुद के मसाले नहीं खाता था इसीलिए जिंदा था। कई लोग पूछते हैं आपकी सेहत का राज क्या है, मैं कहता हूं मेरे से पूछ, उससे क्या पूछना, वो तो अपना प्रमोशन करेगा, अपने मसाले खाने को बोलेगा। उसके मसाले मत खाओ, मसाले कम खाओ, अपने आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, 99 नहीं 199 चले जाओगे। ये तो कछुए की जिंदगी जिया 300 साल की, ठीक है। सुनो ध्यान से, लेकिन बात दरअसल ये है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ह्यूमन बीइंग की कितनी हमारे देश में, 60 साल 70 साल लगा लो ऑन एन एवरेज। कंपनी भी चलेगी क्या उतना दिन? अरे कई कंपनियां सैकड़ों साल से पड़ी हुई हैं यहीं पे, कुछ तो अंग्रेजों ने बना के छोड़ी हुई कंपनी होगी, पता नहीं भाई। देखो बात दरअसल ये, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है, खत्म कौन करेगा? तो जब तक चलेगा चलते रहने दो, यानी इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस चलेगा, मेंबर्स की लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। अभी मान लो कंपनी के सारे मेंबर्स एक जगह, बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग एजीएम चल रही थी, ठीक है, सारे मेंबर्स इकट्ठा थे, ये सारे मेंबर्स, तब तक कोई पाकिस्तानी घुस गया। हालांकि देखो नॉर्मल स्टेटमेंट है, पाकिस्तानी भी बोर्ड वो मेंबर हो सकता है, लेकिन वो पाकिस्तानी मेंबर भी था ना, तो भी उसके साथ डर था। लोगों ने ऐसे देखा, उसने कहा सरप्राइज, बॉम्ब फोड़ दिया, सारे खत्म हो गए, मेंबर्स खत्म, बोर्ड वो एजीएम वहीं खत्म हो गया परमानेंटली। अब बताओ सारे मेंबर्स खत्म हो गए, कंपनी बंद कर दी जाएगी? नहीं, नए मेंबर्स आएंगे, कंपनी को खाक फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रहने ना रहने से, है ना। तो याद रहना रखना इस चीज को कि कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। नेक्स्ट बात आ गई कॉमन सील। कॉमन सील क्या होता है? सर कंपनी के कितने हाथ हैं? जीरो क्या होता है? ऐसे बोलना कि कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कितना सही, हर चीज का जवाब एकदम डेफिनेट आंसर है, जीरो। एग्जाम में नंबर कितने चाहिए? जीरो, है ना। चलो अभी मेरे ना पड़ोस में एक बच्चा रहता है, मतलब है तो वो 7-8 साल का, थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का, मतलब है दिमाग से तेज, लेकिन पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, तो बातें जो भी करा लो अजीब अजीब जवाब देता है। उससे पूछो कितने हाथ है, कहता 10, है ना, 10 हाथ है। तो वैसे मैं भी सोचा था कि इसके भी 10 हाथ होंगे। ठीक है बेटा, सुनो ध्यान से, चले। तो परपेचुअल सक्सेशन के साथ साथ जब कॉमन सील की बात है, कंपनी डजंट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्टेंस है, रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता, हाँ या ना। रियल एग्जिस्टेंस कंपनी का नहीं है। अब आप मुझे बताओ, जब रियल एग्जिस्टेंस नहीं है तो काम खुद करेगी कंपनी? बोलो, तो काम कौन करेगा कंपनी के? नेचुरल पर्सन, मेंबर्स नहीं मेरे भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। मेंबर्स कब से काम करने लगे कंपनी के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं कंपनी के, मेंबर्स नहीं। तो देखो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखोगे तो वो तो नेचुरल पर्सन है ना, इंसान है ना वो। अगर आप समझो मैंने अपना एक एजेंट बनाया, एजेंट किस लिए बनाया? अपने काम कराने के लिए। इस भाई को मैंने अपना एजेंट रख लिया, ये मेरे काम करता है, लेकिन लायबिलिटी किसकी आएगी? मेरे को लायबिलिटी टेक ओवर करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक नहीं आएगी। तो मैं क्या करूंगा, एक पेज पे लिखवाऊंगा, इसके सारे कारनामों की सजा मुझे मिलेगी, नीचे साइन कर दिया, हाँ या ना।
भाई की जिम्मेदारी मैंने ले ली ना, कैसे? साइन करके। साइन किया, जिम्मेदारी टेक ओवर हो गई। कंपनी के तो हाथ ही नहीं है। और साइन करने के लिए क्या चाहिए? नहीं, साइन करने के लिए हाथ चाहिए भाई। कॉमन सील के साइन करने के लिए हाथ चाहिए, अंगूठा भी नहीं लगा सकता, वो भी तो हाथ में ही होता है ना? तो कंपनी के पास कोई चांस नहीं है साइन करने का। तो कंपनी के सिग्नेचर का रोल प्ले कौन करता है? कॉमन सील इज नथिंग बट द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। ये हमेशा याद रखना, ये किसकी तरह काम करता है? सिग्नेचर ऑफ कंपनी। बट ध्यान से सुनना बेटा, देयर वाज अ टाइम जब कॉमन सील रखना कंपनी के लिए कंपलसरी होता था। कॉमन सील रखना कंपनी के लिए क्या होता था? कंपलसरी होता था कि कॉमन सील होना ही चाहिए। हुआ क्या, कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको टोटली ऑप्शनल रख दिया। ऑप्शनल मतलब तुम्हारी मर्जी, कॉमन सील रखना है नहीं रखना किसकी मर्जी? तुम्हारी मर्जी। तुम नहीं रखना चाहते मत रखो। उसका ऑल्टरनेटिव सुन लो। ऑल्टरनेटिव बहुत सिंपल है, साइन कर ले कौन? 2 डायरेक्टर, या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस ऑफ द कंपनी। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है ना? क्लियर है? तो बेसिकली अगर कंपनी चाहे तो कॉमन सील रखे या इस ऑल्टरनेटिव, दोनों ऑल्टरनेटिव में से कोई एक ऑल्टरनेटिव का यूज कर ले, बात एक ही है। तो कॉमन सील नाउ इट इज ऑप्शनल। अब 2 डायरेक्टर के साइन करने का मतलब कंपनी ने साइन कर दिया, एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन करने का मतलब कंपनी ने साइन कर दिया, ये मान लिया जाएगा। और अगर कॉमन सील है तो क्या करो? कॉमन सील का यूज कर लो, वो तो कंपनी का साइन है ही, ठीक है? नेक्स्ट अबाउट व्हाट? लिमिटेड लायबिलिटी। किसकी लिमिटेड लायबिलिटी? सर मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, कंपनी की मत बोल देना, ठीक है ना? तो यहां लिखा भी है मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर। लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज। अब लिमिटेड कैसे होता है, जब मैं टाइप्स ऑफ कंपनी बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझाऊंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी कैसे होती है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। श्योर? लिमिटेड लायबिलिटी ओके, पक्की बात। लायबिलिटी लिमिटेड होती है यानी कि, और पार्टनरशिप में क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। क्लियर रहेगा ये? नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट पे आओ। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हु इज द ओनर ऑफ कंपनी? सच्ची में? चलो अभी इसके बारे में एक मजेदार बात बताता हूं तुम्हें। कौन है कंपनी का ओनर? शेयर होल्डर। और मैनेजमेंट कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ। अभी मजेदार बात बताता हूं। शेयर होल्डर को क्या बोला तुमने? ओनर। हालांकि जो भी बात बताऊंगा वो केवल सुनने के लिए और सच्चाई वही है, बट एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स, लिखना भी यही है, बताना भी यही है। लेकिन बेटा इस बात में बहुत 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 झूठी बात है ये। अभी क्या हुआ ना, ये जो आर्यन है ना, अभी देखो फोन में क्या देख रहा था ना, इसके शेयर का प्राइस देख रहा था। इसने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के ना 1000 शेयर्स ले रखे थे, गलती से मिल गए इसको। अच्छा 1000 शेयर्स ले रखा तो थोड़ा सा तो ओनर है ना, इतना सा ओनर तो है ना। अब एक दिन इसको ना, इसने मेरे को फोन किया, सर मैं 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। मैंने कहा क्या करना है? कह रहा मुंबई जा रहा हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप मुंबई आ रहे जाइए, है ना। इंडियन आइडल का ऑडिशन देने गया था, है ना। तो नेहा कक्कर ने रोते रोते सेलेक्ट कर लिया था इसको, ठीक है। इसने कहा मैं बहुत गरीब आदमी हूं, ठीक है, बस एक पुरानी बुलेट से चलता हूं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो वैसे मेरी देख ही रहे हो कितनी बुरी हालत है, तभी तो इंडियन आइडल में आना पड़ा, ठीक है। और वैसे मैं कुछ दिन में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने वाला। नेहा कक्कड़ फूट फूट के रोने लगी और कहती आप मुंबई आ रहे। अब मुंबई जा रहा है तो सोचा एक काम और कर लो, 1000 शेयर ले रखे हैं इसने। किसके? जा रास्ते से घूम रहा था सड़कों पे इधर उधर, तब तक दिख गया क्या, अंबानी का ऑफिस, रिलायंस इंडिया लिमिटेड का ऑफिस, भाई हेड ऑफिस वही है ना। दिख गया इसको, घुस गया सीधा ऑफिस में, घुस गया सीधा और सीधा अंबानी के केबिन में जा पहुंचा और बोलता है मिस्टर अंबानी, कुर्सी छोड़, मैं भी ओनर हूं यहां पे, 1000 शेयर है, तेरे से कम है मानता हूं, लेकिन 1000 शेयर का ओनर हूं, 10 मिनट तो बैठूंगा कुर्सी पे, 10 मिनट तो पक्का बैठूंगा। अंबानी कहेगा आओ मालिक, आप ही के लिए तो कुर्सी लगवाई थी, कहिए तो चाय पानी ऑर्डर कर दूं, बैठा लेगा? हाँ नहीं नहीं बैठाएगा ये, अरे उसको तो बैठा ही लेगा, है ना, उसको तो अपने सर पे कंधे बैठा लेगा,
है ना, उसको तो गोद में लेके लोरी सुनाएगा, है ना, कौन सी लोरी जो तुम लोग बचपन में सुनते रहोगे। अच्छा एक बात और बता दूं, थोड़ा इसका प्रमोशन भी कर दूं, ये भाई साहब गोली वड़ा पाव करके उसका मालिक भी है। अरे ये मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है ये सच में। भाई जब अपनी दुकान पे जाता होगा तो किसी से परमिशन लेता है चेयर पे बैठने का? क्यों? मालिक है। और अभी क्या बोला तुमने, शेयर होल्डर क्या है कंपनी का? अंबानी धक्के मार के इसको कूड़े के ढेर में फिकवा दिया। गड़बड़ नहीं है? अब इस बात की कितनी सच्चाई है बेटा कि कंपनी का शेयर होल्डर क्या होता है? मालिक होता है। हाँ हाँ मालिक होता है, लेकिन कितना सच है ये, इसके लिए कहानी और सुनो। मैं अपने घर के बाहर टहल रहा था ऐसी, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर नहीं ले सकता। तो एक भिखारी घूम रहा था, इसीलिए नहीं ले सकता, समझ गए? तो तुम लोग अमीर लोग, भिखारी का एग्जाम्पल तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, सूट नहीं करेगा। देखो क्या हुआ, भिखारी घूम रहा था भाई घर के सामने, कहता है मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। अब बताओ, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं धरती पे। क्या कहता है, मेरे को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। मैंने कहा काहे का हिस्सा मेरे भाई? कहता तू भी इंडियन मैं भी इंडियन, रिश्ते में दोनों भाई, है ना। देख लिया होगा कहीं मेरे को बोलते हुए कि इंडियंस हमारे भाई हैं, इससे नहीं लड़ना चाहिए। तो उसने जज्बाती हो गया। कहता बचपन में मैं स्कूल गया था ना, स्कूल में सिखाया गया था, है ना, क्या सिखाया गया था? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसका तो एक्सेप्शन भी है ना कुछ, ठीक है, वो बाद में धीरे से बोलता था एक्सेप्ट समवन, ठीक है ठीक है। तो मतलब बाकी सब तो हैं, है ना भाई, कुछ को छोड़ दो तो बाकी सब तो भाई है ना, भाई बहन है ना, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा बहुत सही बात बोली भाई, दिल को छू गई तेरी बात। मैं ऊपर गया और एक का सिक्का निकाल के लाया कि भाई ये ले। चिढ़ गया। चिढ़ क्यों गया? कहता है इतनी प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा केवल 1 रुपया। मैंने कहा भाई मोदी जी डेली आके चिल्लाते कहते भाइयों बहनों मैं इस 135 करोड़ की जनता का सेवक हूं, तो उन्होंने ही मुझे बताया इस देश की जनसंख्या कितनी है, और मुझे देखकर क्या तुम्हें लग रहा है 135 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हूं मैं? नहीं ना। तो मैंने अपने कितने भाई बहन का हिस्सा मार के तुझे 1 रुपया दिया है, जल्दी भाग नहीं तो वो भी छीन लूंगा, ठीक है। तो जैसे वो मेरा भाई था ना बेटा, कहने के लिए तो है ना, इंडियन है तो इंडियन है, भाई है मेरा, है ना। तो जैसे वो मेरा भाई था वैसे तुम कंपनी के क्या हो? मालिक हो, ठीक है। इतना ही सच है, दोनों सच्चाई सामने आ गई ना। तो एग्जैक्टली इतना ही है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ कंपनी, बिल्कुल ओनर, मालिक है कंपनी के, लेकिन केवल और केवल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है इसलिए मालिक है। मालिक हो ना, अपनी हद में रहो, चुपचाप बैठो, पैसे लगा दिए प्रॉफिट मिल जाएगा, बीच में बोलना मत, काम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही समझ लो, ऐसे ही मालिक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो शेयर होल्डर, अब ऐसा ये सब कहानियां लिख के मत आ जाना, अकाउंट्स में बच जाओगे, लॉ में फेल हो जाओगे बे, है ना। कंपनी लॉ में ये सब लिख के मत आ जाना कि शेयर होल्डर ऐसा मालिक है, एग्जाम्पल लिख दिया, आर्यन को भी बीच में लपेट दिया, ठीक है। वैसे दूसरे को छोड़ो, मुझे इसी से डर है कहीं अपने ऊपर एग्जाम्पल लिख के ना आ जाए, ठीक है। तो भाई मेरे देखना, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, इनफैक्ट रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, यही बोलते हैं हम, क्योंकि हम जब बेसिकली बात करते हैं हर उस बंदे को ओनर बोलते हैं जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और शेयर होल्डर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या नहीं, तो वही असली ओनर है। बट खाली प्रॉफिटेबिलिटी क्लेम करने के लिए, बिजनेस में टांग अड़ाने के लिए, बिजनेस में टांग अड़ाने के लिए नहीं, बिजनेस कौन रन करेगा? तो हैव यू गॉट द एसेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, क्लियर है। चले आगे, नॉट अ सिटीजन तो पहले ही बता दिया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं? फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। देखो कैपिटल जो होता है कंपनी का वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनफैक्ट विल गो फॉर द शेयर्स के टाइप्स में बात करेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ध्यान अपना इधर ही रखो, डांस मत करने लगना। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, हैव यू कंप्लीटेड सेल ऑफ गुड्स एक्ट? अरे कभी तो जिंदगी में पढ़ा होगा, कभी तो पढ़ा होगा, अच्छा नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ा केवल उनसे, भाई मेरे बताओ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में शेयर क्या कहलाता है? चलो छोड़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूं, बता बेटा गुड्स की डेफिनेशन याद है?
अब ऐसे धीरे से नहीं बोलना, मुझे सुनाई देने का। अच्छा, शेयर गुड्स होता है या नहीं होता? चलो, जिसने इतना याद कर लिया उतने ही काफी है। शेयर भी गुड्स की डेफिनेशन में होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास ना, घास खाते हो ना, साग बोल के घास ही तो खाते हो, और क्या होता है? वो वही होता है, वो खाली इंसानों ने नाम बदला है, होता तो घास ही है ना वो। अब पालक क्या घास है? बॉटनी पढ़ना, टीचर से पूछ लेना जाके, जो भी बॉटनी पढ़ाता रहा होगा बचपन में, ठीक है। तो शेयर्स गुड्स होते हैं, इसलिए याद रखना फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन होता है लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, हाँ या ना, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होता है, बट बाकी हम जब बात करें नॉर्मली तो ये पब्लिक कंपनी के सेंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है ना। अब बात है, ये वाला पॉइंट है बेटा, फालतू की बात है ये। कोई फीचर्स होता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या बाकी कंपनी, बाकी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होता? होता है ना, तो फिर ये क्या बात हो गई, ठीक है ना। पीरियोडिक ऑडिट, भाई ऑडिट किसी की भी हो सकती है, हाँ ये बात अलग है, कंपनी की ऑडिट कंपल्सरी होती है, बाकियों की ऑप्शनल, लेकिन ऑडिट तो हो सकता है ना। तो यही भी राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कौन? शेयर होल्डर। कुछ रेलिवेंट, सारी इंफॉर्मेशन ही, सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, अभी बताया ना मालिक है, कितना मालिक है, तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे कैन अवेल फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप लोग को नोट्स बनाने बेटा अपने से, जो पॉइंट्स में बता रहा हूं पॉइंट्स वगैरह लिख के रखना, शॉर्ट में नोट्स बनाने इन सभी फीचर्स वगैरह के, ठीक है ना। अब मैं चलता हूं टाइप्स ऑफ कंपनीज की तरफ, टाइप्स ऑफ कंपनीज की तरफ आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए और देखिएगा और जवाब भी दीजिएगा। सर पहली टाइप ऑफ कंपनी क्या है? जवाब दीजिए, देखिए जरा ध्यान से, पहली टाइप ऑफ कंपनी क्या दिख रही है आपको? बस इतना याद रखना कि कोई भी कंपनी जिसका नॉट लेस देन 51%, सॉरी 51% ऑफ व्हाट? पेड अप कैपिटल। विच काइंड ऑफ पेड अप कैपिटल? सर इक्विटी। पेड अप कैपिटल हैज बीन held by क्या? सर मुद्दा यह आता है कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कितनी हमारे देश में, गवर्नमेंट कितनी है? ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, हाँ या ना, ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम हमारा, बाइकैमरलिज्म, ठीक है। कितनी गवर्नमेंट है? दो कैटेगरी, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा, और कितने स्टेट्स हमारे यहां? तुम लोग, अच्छा हुआ कि यहां पे हमारे वहां जीके का पेपर नहीं होता, हमारे यहां जीके या जीएस का पेपर नहीं होता, या करंट अफेयर्स नहीं होता, सीएस में होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। हमारे यहाँ करंट अफेयर्स या जीके का पेपर ना, सीए फाउंडेशन में आधे बच्चे तो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनका जीके बड़ा स्ट्रांग है ना। अरे एक बैच में मैंने पूछा देश आजाद कब हुआ था, तो बोलता है 15 अगस्त। बिल्कुल सही, हाँ नहीं सही बोला 15 अगस्त, लेकिन ईयर कहता है 2047। उस दिन से मेरे को ना विश्वास उठ गया, ठीक है। 2047 आया है, अभी पता नहीं, मोदी जी प्लानिंग में 2047 तक देश को डेवलप बनाएंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, लेकिन अभी क्या मतलब, मेरे को तो उस दिन से मतलब विश्वास उठ गया। ये 4-5 साल पुरानी बात है, तो मतलब मेरे को लगा बच्चे कितने पढ़े लिखे आजकल आ रहे हैं। 4-5 साल पुरानी बात, इसलिए मैंने याद दिला दिया कि मोदी जी वाले, कोरोना वाले नहीं है कि जो ऑनलाइन पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों में तो मुझे पता है कितने अच्छे से पढ़ते थे ज्यादातर, लेकिन फिर भी उसके पहले तो स्कूल जाना कंपलसरी था ना, और 12th तो पास ही किया होगा ना जो फाउंडेशन की क्लास में बैठा होगा। हालांकि वो बच्चा सीए फाउंडेशन सीपीटी था, तभी सीपीटी पास तो हो गया, बट स्टिल वो सवाल अभी तक मेरे दिमाग से भूला नहीं, वो चेहरा उसका घूम रहा है मेरी आंखों के सामने कि 2047 में देश को आजाद किया था वो, और 4-5 साल पहले बोला था, मतलब भला वो करंट ईयर नहीं बोला। हाँ अभी जस्ट 2-4 दिन पहले, अभी अगस्त गया ना, अभी 15-16 दिन पहले अभी आजादी मिली हमें, तो है ना, 2 लड्डू के साथ। चलिए
तो गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या जितने भी स्टेट्स हैं सबका मिक्स करके टोटल करके या स्टेट और सेंट्रल का टोटल करके, कुल मिला जुला के किसी भी काइंड ऑफ गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट मतलब हमारे देश का होना चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट नहीं, इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट होती है उनके पास कहीं से भी अगर कितना 51% या उससे ज्यादा का शेयर पहुंच गया किसके पास, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में इसको नाम क्या देंगे, इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी। आपको लाइन इतनी याद रखनी, लेकिन कभी भी ये बात मत भूलना कि यहां नॉट लेस देन 51% है, 51% मत बोल देना, एटलीस्ट 51% बोल सकते हो, मोर देन 50% भी गलत है। मोर देन 50 और 51 में क्या अंतर है बताओ, पॉइंट में भी तो जा सकता है, तो याद रखना पॉइंट वाला भी नहीं चलेगा, कम से कम 51%, कम से कम 51% किसके पास होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल स्टेट या मल्टीपल स्टेट या सेंट्रल स्टेट मिला के सबका मिला जुला के 51% होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग दिस, श्योर। लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट, foreign company, the company which is incorporated outside India, having business place in India, having business activities in India। दोनों लाइन में अंतर है क्या कुछ, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये तो ओके है, बाहर के किसी देश में, एग्जाम्पल के तौर पे आप लगा लो क्या, अरे आप फोन कौन सा यूज करते हो, व्हाटएवर जो भी फोन होगा मैक्सिमम आउटसाइड इंडिया का ही होगा, इंडियन में फोन, इंडियन कंपनी को फोन खरीदता कहां जल्दी, कोई जल्दी है, बहुत है बेटा, लावा है, माइक्रोमैक्स है ना, बहुत है, इंटेक्स है, इंटेक्स भी शायद इंडियन कंपनी, आई डोंट नो बट नॉट श्योर अबाउट दैट, बट लावा एंड माइक्रोमैक्स इज द लीडिंग ब्रांड, देयर वाज अ टाइम, बट क्वालिटी इश्यूज की वजह से बर्बाद हो गया। तो कौन सा फोन है, सैमसंग, सैमसंग कहां की कंपनी है, कौन सा कोरिया, तो खुल के बोल बे, कोरिया एक तो और कोरिया है, कौन सा वाला, नॉर्थ कोरिया, वो गोलू मोलू जहां का है ना, गोलू मोलू यू नो है ना, किम जोंग यून, अरे यहां बोल के उसको, जो यहां बैठ के जो बोल लो, वहां पे रूल ये भी है कि अगर उसके खिलाफ आपने दुनिया या ब्रह्मांड के किसी कोने में भी बोला होगा ना, और अगर उसको अपने देश में मिल गए तो सजा हो जाएगी। हाँ, आप उसके खिलाफ कुछ भी उसके खिलाफ क्या, ये जितना मैं बोल रहा हूं ना, मुझे तो गर्म तेल में जलते फिकवा देगा वो, सच्ची बता रहा हूं मैं। हाँ क्यों, उसके बाप का राज यहां चलता है, ये देश हमारा है, यहां वो मिलेगा ना, यहां वो मिलेगा तो बच्चों को नहीं होता बचपन में वो आगे टायर के साथ खेलते थे वो लकड़ी से, मैं उसको लगा दूंगा ऐसे लुढ़का लुढ़का के, इतना गोल तो है लुढ़काते रहेंगे बच्चे, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं हमारे देश में, ऐसे लुढ़का दो ना तो 4 किलोमीटर तो ऐसे चल जाए, यहां से बस स्टैंड तक का किराया बच जाएगा, है ना। उसके ऊपर गोल गोल घूमते हुए चले जाओ है ना, यहां से बस स्टैंड तक तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है चलो कोई नहीं, ध्यान दो, कह रहा वीडियो ना डालो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो कुछ नहीं करेगा। कोरिया, साउथ कोरिया, आई डोंट नो अबाउट द ओरिजिन ऑफ सैमसंग, बट हाँ शायद साउथ कोरिया ही है। साउथ कोरिया इंडिया में पड़ता है, काश ऐसा होता, है ना, हमारे देश की बाउंड्री बढ़ जाती। तो देखो बात दरअसल यह है कि चलो सैमसंग कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है ना, बोलो ना यार, बिजनेस इंडिया में, बिजनेस प्लेस इंडिया में है, ऑफिस इंडिया में है, प्रोडक्शन इंडिया में होता है, हाँ इंडिया में ऑफिस है, सर्विस सेंटर है ना, बंद करो, ठीक है। तो इसके अलावा जो बात बताओ, तो बिजनेस प्लेस अगर इंडिया में है तब तो ठीक है। अच्छा बिजनेस एक्टिव, मान लो ऑफिस इंडिया में नहीं है, कोई वेंचर इंडिया में नहीं है, केवल इंडिया में गुड्स बेचता है वो, मतलब गुड्स सप्लाई होता है, बाहर से जाके इंडिया में लेकर आते हैं और यहां सप्लाई करते हैं, यहां बेचते हैं, तो क्या वो भी कंपनी फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में कवर होगी? हाँ, बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया, कंपनी का ऑफिस इंडिया में हो या ना हो नहीं कोई दिक्कत है, अगर बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करते हैं यानी उसका गुड्स एंड सर्विस इंडिया में प्रोवाइड होता है तो चलेगा, इट इज अ फॉरेन कंट्री कंपनी, सॉरी फॉरेन कंपनी, क्लियर है?
क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट कौन आया? प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं बेटा? ऐसी कंपनी जिसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा। पहला पॉइंट याद रखना, प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा। ऐसी कंपनी जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से लेके 200 तक रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ऐसी कंपनी जो कि, अच्छा ये 2 से 200 तक में एक बात याद रखना, ओपीसी इज जस्ट एन एक्सेप्शन। ओपीसी क्या है? एक्सेप्शन है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, याद रखना, ठीक है ना। 2 से 200 तक का मेंबरशिप होगा यहां पे, आप याद रखना इस चीज को। उसके अलावा क्या, शेयर्स के ट्रांसफर राइट पे क्या करता है? रिस्ट्रिक्शन लगाता है। पब्लिक को किसी भी फॉर्म में इन्वॉल्व नहीं करता, यानी पब्लिक इश्यू को प्रोहिबिट करता है, ठीक है ना। बोलो बोलो। और इसके शेयर्स कभी भी स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट आउट नहीं होती, यानी कंपनी कभी भी लिस्टेड नहीं होती अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो। मेरी बात यहां तक क्लियर है? बीच में मैंने 2 बातें स्किप करी। जब मैं 2 से 200 तक का नंबर काउंट करूंगा ना बेटा, ये 200 तक का नंबर काउंट करूंगा तो उसमें कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दूंगा। कौन से लोगों को? वो बंदा जो कंपनी का एम्प्लॉय भी है, मेंबर भी है। एम्प्लॉय भी है प्लस मेंबर भी है, दोनों प्लस में है, ठीक है। एम्प्लॉय एज वेल एज मेंबर, क्लियर। और ऐसा बंदा जो पहले एम्प्लॉय था लेकिन अभी एम्प्लॉय नहीं है, यहां माइनस लगा दिया, मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन मेंबर अभी भी है। तो पहले जब एम्प्लॉय और मेंबर दोनों रहा होगा तो एक्सक्लूड हुआ होगा ना, अभी भी वो एक्सक्लूडेड ही रहेगा, वो काउंट नहीं होगा। और तीसरा क्या है कि अगर किसी ने शेयर्स को ज्वाइंट नेम में होल्ड करा है, ज्वाइंट नेम में, ठीक है ना, ज्वाइंट नाम से भी शेयर ले सकते हैं ना, 2-4 लोग मिलकर एक साथ शेयर लिए, उनको ज्वाइंट नेम में जो उन्होंने शेयर ले रखे हैं उनको 2-4 लोगों को एक काउंट करना है, ठीक है ना। ये बातें यहां पे लिखी गई हैं, ठीक है, पक्की बात। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये कहलाती है प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी की बात कर लो दोस्तों। पब्लिक कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। यानी कि ऐसी कंपनी में क्या होगा सर? ऐसी कंपनी में पहले तो याद रखना केवल वर्ड लगता है नाम में, क्या? मेंबर्स जो होंगे वो मिनिमम 7 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? इन्फिनिटी तक जा सकता है, यानी कोई लिमिट नहीं है। हाँ या ना? बोलो बोलो। यहां तक क्लियर है? सिंपल है। और देखो यही लिखा है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कोई भी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी, ठीक है ना। और पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। भाई अगर क्वेश्चन ये बोला जाए एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी एज वेल, सही है गलत है? फॉल्स है। सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती, बट उल्टा कर दो, एवरी लिस्टेड कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। अब ट्रू है, क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनी कौन सी होंगी? भाई देखो हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लिस्टेड होगा कौन? पब्लिक कंपनी में से ही कुछ कंपनी है जो लिस्टेड होती है। हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है तो बता दो। चलिए ये जो लाइन है शायद आपके नए मॉड्यूल में ना हो, ये आपको स्किप करना है, ये वाला नहीं करना। पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं, वैसे लिखा वही है, नो मिनिमम पेड शेयर कैपिटल। यहां जो लाइन लिखा वही लिखा है कि लिमिट नहीं होती। पहले होता था लिमिट 1 लाख और 3 लाख 5 लाख का, अब नहीं होता, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी क्या है? अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्या होती है? काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, याद रखना। और इसमें कितने लोग होते हैं? एक ही बंदा होगा। बाकी इसका जो कंप्लीट डिटेल है वो आप जरूर पढ़ना। कहां पढ़ोगे? लॉ मॉड्यूल से पढ़ोगे, मतलब लॉ की क्लास में आप पढ़ भी रखे होगे। जिन लोगों ने कंपनी लॉ कर लिया ये पढ़ लिया होगा डिटेल में। बेटा स्मॉल कंपनी की बात कर लो। स्मॉल कंपनी भी एक काइंड ऑफ क्या है? काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि यहां पे लिखा है अदर देन पब्लिक कंपनी। तो जो भी कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होगी क्या होगी? वो
प्राइवेट कंपनी। बाकी ये डेफिनेशन अमेंड हो चुकी थी, आप एक बार अमेंडेड डेफिनेशन रीड कर लेना। कहां से? लॉ के मॉड्यूल पे। ये आपका डेफिनेशन अमेंडमेंट के साथ नहीं है, ये डेफिनेशन पुराना है, आपको नया डेफिनेशन अपने लॉ के मॉड्यूल में देख लेना है। इनफैक्ट हो सकता है आपके अकाउंट्स के अपडेटेड मॉड्यूल में आ चुका हो यह डेफिनेशन, बट लॉ के मॉड्यूल में पहले से ही है। सो यू कैन रेफर विद दैट। ठीक है, इतना क्लियर है? बताओ मुझे, व्हाट अबाउट नेक्स्ट कंपनी? लिस्टेड कंपनी। ऐसी कंपनी कौन सी कैटेगरी में? पब्लिक कंपनी, यानी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड है। कहां पे? एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कहां पे? एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। और कोई भी कंपनी कौन सी हो सकती है लिस्टेड कंपनी? ओनली पब्लिक कंपनी, ओनली पब्लिक कंपनी। प्राइवेट को ये राइट नहीं दिया गया दोस्तों, याद रखना, प्राइवेट कंपनी को ये राइट नहीं दिया गया है। हाँ या ना? क्लियर है? अनलिमिटेड कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स का राइट क्या होता है? ऐसी कंपनी हमारे देश में नहीं मिलती। हाँ या ना? अभी राइट नाउ ऐसी कंपनी बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है ना? अब बात आई लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड मतलब जिसके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड। और पहली लिमिटेड कंपनी क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय, यानी ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। कितनी? मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग ऑन शेयर्स allotted to him। क्या हो गया? ठीक है बेटा, इस एरिया में दिक्कत है। ठीक है, आई वॉज जस्ट चेकिंग समथिंग। ठीक है, इतने तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है इतना ओके होगा। पक्का? नेक्स्ट कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर की मैक्सिमम लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? इज लिमिटेड अप टू the amount guaranteed by whom? Shareholders to contribute towards the assets of the company। liability asset जो भी बोलो, मतलब contribute करने के लिए बोला है। in the event of क्या? in the event of what? भूलना मत, यही मेन है भाई, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। in the event of winding up। क्या? ठीक है, कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन करने की बात आई है उसने गारंटी दी है। याद रखना, गारंटी परसेंटेज में नहीं, किस में होनी है? अमाउंट में, तभी वो लिमिटेड होगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट बारी है किसकी? होल्डिंग कंपनी। ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडियरीज। क्या कहलाएगी? जिसका कंट्रोल किया जाता है वो कंपनी क्या कहलाएगी? सब्सिडियरी। ध्यान से सुनना, यानी ले देकर एक ही डेफिनेशन क्लियर कर लो सर। क्या कंट्रोल क्या होता है? एक कंपनी जो दूसरे को कंट्रोल करती है उसे नाम क्या दोगे? कंट्रोल करने वाली कंपनी को। और जिसका कंट्रोल करती है उसे नाम क्या दोगे? तो होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिश्ता किससे रिलेटेड है? कंट्रोल से। कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश होता है? बाय कंट्रोलिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन रहेगा, किसको रखना, किसको रिमूव करना, ये कंपनी डिसाइड करती है। तो क्या हो गई वो?
होल्डिंग कंपनी। या फिर मोर देन वन हाफ क्या होता है बेटा, मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 50% से ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल अगर आपके पास है तो आप क्या हो गए, कंट्रोल करने वाले, यानी होल्डिंग कंपनी। कोई दिक्कत? यानी कोई भी कंपनी होल्डिंग कब कहलाएगी, जब उसका मोर देन 50% शेयर्स किसी और के पास चला गया तो वो सब्सिडियरी है। सामने वाली कंपनी क्या कहलाएगी, होल्डिंग। कोई दिक्कत? पक्का? अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इसका भी थोड़ा थ्योरेटिकल नोट्स प्रॉपरली बनाने की कोशिश करना जो भी है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर बात करी जाए, कोई भी कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है, कहां करती है, कहां करेगी? और बेसिकली ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो कीपिंग होगा कौन से बेसिस पे होगा, अक्रूवल बेसिस पे। अगर नहीं किया अक्रूवल बेसिस पे तो क्या होगा, ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया ही नहीं है। ये हमेशा याद रखना, जो भी रिकॉर्ड कंपनी को रखना है कौन से बेसिस पे रखना है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है। ऑब्वियसली डबल एंट्री सिस्टम तो चलेगा ही। अच्छा, दूसरा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैश बेसिस, विच इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ कंपनी। याद रखेंगे ये बात आप लोग, बोलो बोलो बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने का है, ठीक है। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए फॉर्मेट कहां बताया गया, प्रोफॉर्मा कहां बनाया, शेड्यूल 3 में। याद रखना, एज पर शेड्यूल 3, ठीक है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट होंगे। पार्ट 1 किसके लिए है, बैलेंस शीट, पार्ट 2 पीएनएल। आप एग्जामिनेशन देखो, इसका कोई मतलब नहीं है, आपके एग्जाम के लिए कोई रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले, मतलब आज से लगा के आपको देखो, एग्जाम जिस दिन एग्जाम होगा घर से निकलने से 5-10 मिनट पहले इसको एक बार पूरा रीड कर लेना। 2-3 बार, मतलब एग्जामिनेशन के एक दिन पहले इसको पूरा रीड कर लेना। ये जो थ्योरी है, कहीं गलती से कुछ आ गया तो आपको भूलना ना पड़े, ठीक है ना। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ध्यान से देखिए, आंसर बताइए। नॉट द फीचर ऑफ कंपनी क्या नहीं है, अनलिमिटेड वाला नहीं है, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट बताओ, गवर्नमेंट कंपनी नॉट लेस देन 51%। नेक्स्ट क्या है, फॉरेन कंपनी के केस में विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, गलत है सही है, गलत है। इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया सही है, गलत है। तो क्या बचा, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, सही है। नेक्स्ट चौथा बताओ मुझे, नॉट द फीचर ऑफ प्राइवेट कंपनी। पहला वाला तो फीचर होता है, दूसरा वाला फीचर होता है, कहता डजंट रिस्ट्रिक्ट, नहीं भाई वो रिस्ट्रिक्ट करता है, तो यही है आपका सही ऑप्शन, यही है, ठीक है। इतना। अब इस वाले बुक में आपको ट्रू फॉल्स नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नई वाली बुक में आपको ट्रू फॉल्स मिल रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है बेटा। तो आई एम जस्ट ब्रिंगिंग आउट द न्यू मॉड्यूल, जस्ट वेट। कंपनी ना यार, इसमें नहीं है बेटा, इसमें अपलोडेड नहीं है। वेट, बात करने को नहीं बोला तुम लोगों को। चलो जवाब दो।
चीटिंग करके जवाब नहीं देना बेटा, है ना। बंद करो, बुक बंद करो सभी लोग, एक नंबर के चीटर हो तुम लोग, चुप रहो। अभी देखिए उस पर रखा हुआ, कह रही है देखो लिखा हुआ है एवरी पब्लिक कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। अभी आपको बताया था कि अगर ये लाइन उल्टा होता ना, एवरी लिस्टेड कंपनी पब्लिक, सही होता। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड, ये बता रखा है आपको। इट इज नॉट मैंडेटरी टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, फॉल्स है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, नहीं, सही है, फॉल्स है। अच्छा ध्यान से सुनना, इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप बाय द शेयर होल्डर ही इज सब्जेक्ट टू नो फर्दर लायबिलिटी, ट्रू लाइन है। नेक्स्ट, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सही है। अंधे बहरे तो नहीं हो ना, मैं क्या बोल रहा हूं वो तुम लोग वही तो एडवांस भागो, मैं जो बोल रहा हूं उसका जवाब दोगे ना। उड़ो नहीं, उड़ो और उड़ो, आसमान में उड़ो तुम लोग। एग्जाम में फिर सीधे धड़ाम से गिरोगे ना, 6 महीने लगेंगे, फिर 6 महीने लग जाएंगे उठने में दोबारा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसीलिए तो क्वेश्चन बदल दिया कि जो तुम लोग क्वेश्चन सुनने से पहले ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अरे पागल हो क्या तुम लोग, सुनो पहले, ऐसे आईसीआई करता है। आपने तैयारी करी, यही आएगा, क्वेश्चन बदल दिया, उसके बाद क्या मिलेगा आपको एग्जाम में? मिलेगा तंबूरा बजाते रहना। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बोलो, है ना। इसको मैंने उल्टा पढ़ दिया, अगर ये उल्टा हो गया, ऑन की जगह नो हो गया तो, हालांकि कुछ बेकार से मतलब दिमाग वाले बच्चे भी होते हैं जिनको वो वैसे भी वो उल्टा पढ़ के आते हैं, एग्जाम में आधा उल्टा पढ़ के आता है। क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम में 2-3 के ट्रू फॉल्स चेक करवाए, उन बेवकूफों ने गलत स्पेलिंग पढ़ के गलत करा है। अभी खैर उतना कॉस्ट नहीं लगा इसका कि 2 ही नंबर का होता है, तो अगर 1-2 गलत भी हो गया तो चलो उतना नहीं होगा। अब सोचो अगर इसी बड़े क्वेश्चन में किसी एक एडजस्टमेंट में काम कर दिया गए तो ऑन है ये, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, चलो ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अच्छा ये इस चैप्टर का है, कौन से चैप्टर का? मतलब ये तो अलग ही बात हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, सही है। लास्ट तो बता दो सही क्या होता, शेड्यूल 4 ना 3 होता है, याद रखना। जो फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है या केवल बैलेंस शीट? तो यहां पे याद रखना बैलेंस शीट का भी आता है ना, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, शेड्यूल 3 होगा, शेड्यूल 1 नहीं होगा। एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, एमसीक्यूज उस बुक में भी थे। तो अभी आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करके आओगे आप, ठीक है ना। थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करके आओगे, ठीक। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।